हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उनको एक एक करके डील करेंगे, देखेंगे उनको आंसर कैसे लिखें, उनकी शुरुआत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नदियों की समृद्धि ने रोजगार के मार्ग खोल दिए हैं, परंतु साथ में नई समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले मैं क्या बताना, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नदियों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए। नदियों की समृद्धि ने रोजगार के मार्ग खोल दिए, ये आप जरूर मेंशन करें कि नदियों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं। साथ में इनमें जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनके बारे में बताना है, उनकी उदाहरण सहित हमें इस कथन की पुष्टि करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरुआत की है कि भारत ने पिछले 2 दशकों में, सबसे पहले तो हमें ये बताना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार्टिंग की टैगलाइन क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नदियों के बारे में बताना है। हमें कोरिलेट करना है सूचना प्रौद्योगिकी और नदियों की समृद्धि में। तो शुरुआत हमने की है, भारत ने पिछले 2 दशकों से या 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्रता से विकास की ऊंचाइयों को छुआ है तथा पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव का पुराना नाम क्या है आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, तथा नोएडा। ये किस एरिया की बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, किन शहरों की बात हो रही है, आप मुझे मैप में बताइए कि वो किस तरफ है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, मिडिल में है, पूरा। आगे लिखते हैं, जैसे शहर सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में तेजी से उभरे हैं। इन शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं, परंतु इनके साथ कुछ समृद्ध समस्याओं के लिए भी आधार बना है। समझ में आया क्या है कि हमें पहले ये बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने कहाँ तक वृद्धि की है और क्या कर रहे हैं अभी। उसके बाद कहाँ पर ये सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में तेजी से उभरे हुए हैं। उसमें सबसे पहले है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा। उसके बाद हमें क्या करना है कि बताना है कि इन शहरों में जैसे ही ये आईटी सेक्टर बढ़ा है, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले ये बताना है, इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो ये बताना है आईटी सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है कि फॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर वो है जो, और अभी एक रिसेंट में एक रिपोर्ट आई सामने जिसमें बताया गया है कि कोविड के बाद से फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत का मेल जोल जो है वो बहुत अलग अलग है। फॉर्मल सेक्टर संगठित क्षेत्र और इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मुश्किल से 18 से 19% ही संगठित क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षित कौशलयुक्त जनसमूह काम करता है, मतलब रोजगार प्राप्त है। और वही जो है वो सेक्टर है और उसमें वही लोग काम करते हैं जो काफी कौशलयुक्त होते हैं, उनकी पेमेंट बहुत हाई होती है और वो ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं करते। और वो डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो ये समझिए कि आप इंडियन ब्रांड्स यूज़ नहीं करते हैं, वो फॉरेन ब्रांड्स की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये क्यों होते हैं मुझे नहीं पता। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जब कोविड के बाद से इनफॉर्मल सेक्टर ने बहुत सारा रोजगार सृजित किया है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये होगी कि कोविड के बाद से इनफॉर्मल सेक्टर कम हुआ है। क्या हुआ है? इनफॉर्मल सेक्टर बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुआ है, लेकिन उसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट का मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका एनालिसिस आया था द हिंदू में, उसमें बताया गया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर बहुत मार्जिनलाइज है और बहुत कम है। जो कोविड के दौरान या कोविड के बाद जो जितने भी लोगों को निकाला गया वो कौन से थे? वो अकुशल लोग थे। और कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जिनके पास कौशल नहीं था उनको निकाल दिया गया था। जो छटनी हुई थी वो
अकौशल लोगों की हुई थी, मतलब जिनके पास कौशल नहीं है, वही व्यक्ति अब कहाँ चला गया, वो असंगठित क्षेत्र की ओर चला गया। इसलिए अभी जो रिसेंट में रिपोर्ट आई है, एक लेखक ने द हिंदू के पेपर में उसमें बताया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असंगठित क्षेत्र धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसमें रोजगार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करा भी रहा है। तो आगे अपने क्या लिखा है, परंतु इसके साथ ही समृद्ध समस्याएं के लिए भी आधार बना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ बुरी चीज़ें भी साथ में आती हैं। कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आगे लिखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के एपीजे चरण की शुरुआत के साथ एलपीजी चरण की शुरुआत के साथ भारत ने स्वयं को आईटी उद्योग के रूप में के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि एलपीजी चरण क्या है और भारत ने स्वयं को आईटी उद्योगों के क्षेत्र में किस तरह से वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे लिखते हैं, वर्ष 2017 से 18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जब भी हम सर्वेक्षण का नाम लिखें या किसी भी सर्वेक्षण के बारे में बताएं तो उसको हमें क्या करना है, मेंशन जरूर करना है, अंडरलाइन जरूर करना है। के अनुसार भारत का आईटी उद्योग, आईटी क्षेत्र, बीपीओ क्षेत्र, बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताइएगा, 4 बिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करता है। कितना? 4 मिलियन से अधिक रोजगार प्रदान करता है। ये पुराना डेटा है। अभी नया डेटा क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें इसके बारे में दिया गया है कि कोविड के बाद से इसमें कितना रोजगार कम हो गया है। आप देखेंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें तकरीबन 400 मिलियन लोगों ने, एक जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है 2021 में कोविड के बाद, उसमें बताया गया है कि 400 मिलियन पीपल ने जो है जॉब को खो दिया है। कितने? 400 मिलियन। आप यहाँ पर बिल्कुल कोट कर सकते हैं। ये क्योंकि हमें इसमें समस्याएं बतानी है तो शायद हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं कि जो नए मार्ग खोल दिए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि नदियों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए। अभी हम सिर्फ आईटी सेक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी उसमें पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं। अधिक रोजगार प्रदान करता है। ये आईटी केंद्र न केवल तकनीकी पेशेवरों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्या है, केवल तकनीकी पेशेवरों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि विभिन्न माध्यमों से गैर पेशेवर इनफॉर्मल सेक्टर, तकनीकी पेशेवर मतलब कुशल श्रम, गैर पेशेवर अकुशल श्रम एवं निर्धनों के लिए रोजगार के सृजन का कारक बनाते हैं। जैसे क्या है, टैक्सी ड्राइवर, सफाई कर्मी, रसोइया, घरेलू नौकर, सुरक्षा गार्ड आदि। हालांकि एक बड़ी आबादी के लिए सभी लाभों के क्षेत्र उपस्थित होने के बावजूद इनके क्षेत्र में अधिक आबादी का होना सामाजिक और शासन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। अब देखिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, अब इसके साथ समस्या क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि पेशेवर और गैर पेशेवर में। तो गैर पेशेवर का सबसे एक बड़ा आबादी जो है जो यहाँ पे लाभ ले रही है, उसके उस आबादी के होने से कहाँ पर, पेशेवरों के आसपास होने से क्या हो रहा है, अधिक आबादी का होना सामाजिक और शासन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब हम देखेंगे क्या है सामाजिक, क्या है और शासन संबंधी समस्याएं क्या है। इन शहरों में बढ़ता जनसंख्या का दबाव, क्या है, शहरों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव नगरीय निकायों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, जल, विद्युत की आपूर्ति आदि की पर्याप्त उपलब्धता की समस्या पैदा करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पर शहर विकसित हो रहे हैं, जो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा संजन समूह उसकी ओर आकर्षित होता है।
आज अगर बात की जाए तो कोविड के बाद से कई सारे, जो मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो अकुशल क्षेत्र है, अकुशल लोग हैं, जनसमूह है, वो इनफॉर्मल सेक्टर की ओर ज़्यादा है। और इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी क्या है, आय बहुत कम है, निम्न है। तो अपनी आय को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। और जो अभी पलायन हुआ है शहरों से वापस कोविड की वजह से, उससे हुआ ये है कि जो असंगठित क्षेत्र या तो बंद हो गए हैं या जो भी चल रहे हैं, उनके पास उतना आय नहीं है। और अभी 18 नवंबर 2021 का जो इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था, उसमें राइटर ने लिखा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 18 से 19% ही है पूरे इंडिया में, और बाकी जो बचा है वो असंगठित क्षेत्र है। मैं इसलिए बार बार इसको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डेटा होता है आपको अपने आंसर में लिखने के लिए। जब भी इसमें लगेगा कि हाँ ये लाइन अपन ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहें तो द हिंदू का न्यूज़पेपर ऐसा भी लिख सकते हैं, द हिंदू के न्यूज़पेपर के अनुसार बताया गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर कितने कितने परसेंट में है। तो मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है तकरीबन 82% 80 से 82% के बीच में है, और उसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा है, लेकिन उसमें वेतन कम है। वेतन कम होने से क्या हो सकता है, समस्या क्या हो सकता है, देखिए आप, वेतन कम होने से क्या क्या समस्या होती है। वेतन कम होने से क्या हो सकता है कि डिमांड जो है, किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां कब सुचारू रूप से चल सकती हैं, जब उनमें डिमांड हो, परचेजिंग पैरिटी, इंसानों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो। लेकिन बहुत बड़ा जनसमुदाय जो क्या है, असंगठित क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में है। समस्या क्या हो सकती है, उनके पास पैसा कम है, जरूरी मूलभूत सुविधाओं पर अगर वो खर्च कर देते हैं तो, और जो अदर डिमांड है, मान लो सिर्फ वो शिक्षा स्वास्थ्य सिर्फ पर ही पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी उनकी ज़रूरत है उन पर वो कम खर्च करते हैं, हम बहुत कम खर्च करते हैं। उनके या पास अब मान लो पैसा नहीं बचता, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बाजार में कम हो जाएगी। डिमांड कम होती है तो क्या होता है, डिमांड कम, सप्लाई भी कम हो जाएगी। और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, क्या आएगी कि जो फॉर्मल सेक्टर, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें जो एनिमल स्पिरिट है ग्रो करने की, वो क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कोविड के बाद से आर्थिक स्टिमुलस पैकेज जारी किए, कई सारे स्टिमुलस पैकेज जारी किए। वो सिर्फ कहाँ तक सीमित रहेगा, वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर, संगठित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। असंगठित क्षेत्र के लिए बहुत कम दिया गया, बहुत मार्जिनाइज दिया गया। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा समुदाय इसमें इन्वॉल्व रहता है, और उसमें रोजगार की संभावना भी ज़्यादा रहती है, और वही रोजगार प्रोवाइड करा रहा है। और आप ये भी देखिए कि जो फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उन्हें हाई वेतन मिलता है, तो आपको लगता है कि वो इंडियन ब्रांड्स खरीदते होंगे? वो जो ब्रांड्स लेते हैं वो सब फॉरेन ब्रांड्स होते होंगे। इंडियन ब्रांड्स की डिमांड कौन करेगा, ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग, जिनके पास कम पैसा है, वो सस्ते में सामान लेना चाहते हैं, कुछ भी हो, कोई भी सर्विस हो, उनके पास पैसा नहीं है कभी खर्च करने के लिए। जब डिमांड कम हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारी भारत की जो जीडीपी है, आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक किसी भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करना। नेक्स्ट लिखते हैं, कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जनरेटर, बढ़ते ऑटो रिक्शा। अब क्या है कि इतनी बड़ी जनसमूह को संभालने के लिए, और जो कंपनियां हैं उनमें क्या किया जाता है,
कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जनरेटर, बढ़ते ऑटो रिक्शा, सिटी बस, कार, दोपहिया वाहन ने इन शहरों में प्रदूषण स्तर को लगातार बढ़ा दिया है। आईटी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण घटक रहता है। यह एक साइबर कचरे की समस्या भी उत्पन्न कर देता है, यह कर रहा है। आप देखिए, जहाँ शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, उन पर दबाव बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो जनरेटर, बढ़ते ऑटो रिक्शा, सिटी बस, कार, दोपहिया वाहन क्या कर रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन लेते हुए कहा है, और उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, और सरकारों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है, कहना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, खासकर अगर मैं दिल्ली की प्रोस्पेक्ट में बात करूँ, तो उन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण सिर्फ किस वजह से है, ये ऑटोमोबाइल्स की वजह से। और हम जब भी कभी लिखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं वो कौन है, किसान है। पराली जलाते हैं तो इससे दिल्ली में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज कार खरीदना एक सोशल स्टेटस को दिखावे के रूप में कार खरीदते हैं लोग। वो ये नहीं देखते हैं कि हमने कार तो खरीद ली, लेकिन उसमें जो समस्याएं हैं वो क्या हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो कारें चलती हैं वो कार ओनर्स के लिए ही खतरनाक हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो किसान पराली जलाते हैं वो सिर्फ प्रदूषण का 10% ही है, और बाकी का 90% कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, ऑटोमोबाइल्स की वजह से। ऑटोमोबाइल्स में जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बर्न होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। और कंपनियां आईटी, खासकर आईटी क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कंप्यूटर होना अनिवार्य है। बिना कंप्यूटर के नहीं, यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र है। वहाँ पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी काम करती है, बहुत भारी मात्रा में। बहुत बड़ा वर्क कौन कर लेता है, सिर्फ एक इंसान बैठ के। कहाँ पर करता है, कंप्यूटर के ऊपर करता है। बिना कंप्यूटर की वजह से सिर्फ एक बहुत बड़े क्षेत्र का काम सिर्फ एक इंसान कर लेता है, सिर्फ किसकी वजह से, कंप्यूटर की मदद से। इससे क्या हो रहा है, साइबर कचरे की समस्या उत्पन्न हो रही है। कंप्यूटर में जो चिप वगैरह लगती हैं वो क्या है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। मान लो इनको रिसाइकिल करता है इनफॉर्मल सेक्टर, तो उससे क्या होता है, जिस तरह से उस चिप का निवारण करना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण की समस्या और बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट लिखते हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्मार्ट सिटी कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपाय के रूप में साबित हो सकता है। बस उसके उचित ढंग से क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी सक्रिय रूप से मदद करनी चाहिए, ताकि ये नगर समृद्ध के रूप से स्थापित हो सकते हैं। क्या है, हमें क्या करना है, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। आप यहाँ पर मैं जैसे मैंने लिखा है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी सक्रिय रूप से मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे आ गया ना पीपीपी मॉडल। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, और बताइएगा इसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ नई जानकारी अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, 2017 में आया था। अभी हम 2017 की क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो जो जियोग्राफी में है क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं कि मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु का एक अभिलक्षण समुन्निवेशित किए जा सकते हैं। क्या अभिलक्षण समुन्निवेशित किया जा सकता है, मानसून की वजह से कितने सारे लोग, 50% से अधिक जनसंख्या।
सबसे पहले तो आपको ये बताना है इसमें कि एशिया में ही सबसे ज़्यादा इंसान क्यों रहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है। अदर जो कंट्री हैं जहाँ पर डेवलप कंट्री हैं और काफ़ी समृद्ध कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर जनसंख्या इतनी कम क्यों है। और साथ में ये भी बताइएगा कि जो डेवलप कंट्रियाँ हैं वो इतनी डेवलप शायद इसलिए भी हो पाई क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी और भी अदर संस्थान हैं, उन पर क्या है, दबाव कम है, प्रेशर कम है, इसलिए वहाँ पर क्वालिटी है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको संभालने में ही हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ उनको इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा है, क्वालिटी ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, सेटिस्फेक्शन है। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा से क्षेत्र कैसा है, असंगठित है। बस कुछ ही लोग जो जिनकी स्कूलिंग बढ़िया हुई है, कॉलेज बहुत अच्छा हुआ है, आईआईटी में पढ़े हुए हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा पैकेज मिलता है। और शायद यही वजह है कि जब वो आईआईटी कर लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं और वहीं की एक समय के बाद वहीं पर सिटीजनशिप ले लेते हैं। और जो भारत का आर्थिक विकास में वो सहयोग करना चाहिए था, वो कहाँ कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं। इससे हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसके बारे में हमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो जो हमारा संगठित क्षेत्र है, जो ऐसा ना हो कि अभी जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि मात्र कुछ ही 10 से 15% लोगों के हाथ में एक तकरीबन पूरे वर्ल्ड की 90%। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि एक बहुत कम आबादी के पास जो है बहुत रिच है और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उसके पास पैसा ही नहीं है। चलिए ये तो दूसरी बात हुई। अभी हम बात करते हैं कि मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या की भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समुदेशित किए जा सकते हैं। तो हमें मानसून के बारे में बताना है और उस पर डिपेंडेंट एक बहुत बड़ी आबादी के बारे में बताना है। तो शुरू करते हैं कि हाल ही के वर्षों में एशिया में मानसून में आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या है, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक। मानसूनी जलवायु एशिया की विशिष्ट महाद्वीपीय संरचना तथा महासागरीय धाराओं के कारण मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, कहाँ पर, भारतीय उपमहाद्वीप में बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिण चीन, जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं, क्या आप इसका मानचित्र ड्रॉ कर सकते हैं या उसका पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो इस यहाँ पर आप इसको ये नाम बताकर आप उसको एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में एक बहुत बड़ा जनसमुदाय निवास करता है, इसलिए मानसून की नियमितता यहाँ की जनसंख्या के लिए भरण पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का कृषि क्षेत्र आज भी मानसून पर डिपेंडेंट है और जो नहीं है, जिनके पास सिंचाई सुविधाएं हैं, तो वो इतना ज़्यादा अनसाइंटिफिक तरीके से सिंचाई करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है, वो ग्राउंड वाटर लेवल है, भौम जल है, वो धीरे धीरे उसका स्तर जो है बहुत नीचे चला जा रहा है। कहीं कहीं पर ये भी रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, अगर आप लोग डाउन टू अर्थ पढ़ते होंगे, तो जो वाटर में जो यूरेनियम और कई सारे रेडियो एक्टिव पदार्थों के मिलने की संभावना अब वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो लेवल है बहुत नीचे चला गया है और पंजाब जैसी स्टेट में ट्यूबवेल से में अब ज़्यादा ट्यूबवेल अगर आपको करना है ज़्यादा गहराई पर, तो आपको शासन से परमिशन लेनी पड़ती है और कहीं कहीं पर तो इसकी सीधी सीधी मनाही कर दी गई है कि आप वहाँ पर ट्यूबवेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
आगे लिखते हैं, मानसूनी जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के ताप एवं शीतलन की दर में अंतर को पाया जाना है। और हम ये बताना है कि मानसून कैसे उत्पन्न होता है और किस वजह से होता है। मानसून कम समय के लिए आते हैं, हम सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में भारी बारिश करके चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हवा की दिशा में मौसमी बदलाव होता है। अब ये मौसमी बदलाव कैसे होता है अब आगे देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय भूमि पर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है जो समुद्र से उत्तर पश्चिम दिशा में आने वाली धारक हवाओं को खींचने के लिए पर्याप्त होता है। ये हमने कारण बता दिया कि मानसूनी हवाएं किस तरह से मानसून को लेके आती हैं, कहाँ से किस डायरेक्शन में आती हैं। आगे लिखते हैं कि सामान्यतः एशिया के सभी मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में बहुत असमानता देखी जाती है। कहाँ पर? एशिया के सभी मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में बहुत असमानता देखी जाती है, जिससे कहीं पर बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो कहीं पर बहुत कम हो जाती है। इंडिया में खासकर अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी रेगिस्तान है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो शुष्क रह जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के सौराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, गुजरात का कच्छ, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि गुजरात के कच्छ में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, सौराष्ट्र में कितनी सेंटीमीटर होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी है, खासकर कृषि और मानसून एक बहुत बड़ा, जो कहना चाहिए, मानसून अगर ना आए तो हमारा प्रोडक्शन बहुत हद तक क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है। और जो कृषक समुदाय है वो हम अधिकतर मानसून पर डिपेंड रहता है। मानसूनी जलवायु सामान्यतः अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, जिसके कारण खाद्य फसलें, ये देखिए क्या है, खाद्य फसलें, चावल, गेहूँ, जूट, गन्ना, ये जूट जो खाद्य में नहीं आएगा, चावल, गेहूँ, गन्ना आदि, सिंचाई व्यवस्था एवं विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। कौन सी सिंचाई व्यवस्था एवं विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, अक्टूबर नवंबर माह में भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान गिरने लगता है। मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहने वाली लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण है, जो सामान्यतः वर्षा आधारित कृषि करती है। क्या बताना है? मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रहने वाली लगभग 2/3 आबादी क्या है? ग्रामीण है, जो सामान्यतः वर्षा आधारित कृषि करती है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। यही कारण है कि मानसूनी जलवायु क्या है, 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम है। यहाँ पर आप एक डेटा और लिख सकते हैं जनगणना का 2011 कि जो हमें बताना है कि 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में क्यों है, एशिया में ही क्यों है। इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी आबादी कहाँ है, गाँव में रहती है, और गाँव में ही अधिकतर कृषि कार्यक्रम जो होते हैं वो गाँव में ही किए जाते हैं। गाँव की भूमि, एक बहुत बड़ा कृषक समुदाय जो है गाँव में रहता है और गाँव में ही खाद्यान्न फसलें उत्पादित करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने पिछले वीडियो में 1 किलो चावल उत्पादन के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है के बारे में बताया था। अगर हमें 1 किलो गेहूँ उत्पादित करना है तो कितने लीटर, एक अनुमानित कितना लीटर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि हमें 1 किलो गेहूँ उत्पादित करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है और 1 किलो चावल उत्पादित करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और जब हम गेहूँ और चावल को एक्सपोर्ट करते हैं तो जो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़े मात्रा में पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो जल है, जो हमें नीड है, किसके लिए, हमारे यहाँ बहुत जो स्वच्छ पेयजल है उसका यूज़ हम कृषि में फसलों को उपजाने में कर रहे हैं, जिससे एक टर्म आया था कि हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जनसंख्या
जो 2011 की जनगणना है उसका डेटा यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लिख सकते हैं कि हमारा जो 50% से अधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर है, गाँव में निवास करती है। और इसमें आप आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाढ़ों की सिंचाई की और सभी मौसम के अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। हमें अंतर्देशीय नौ संचालन बताना है, भारत में बाढ़ के बारे में बताना है और सभी मौसम में यह नौ संचालन किस तरह से सुचारू रूप से समन्वय होता रहे, ये इसके बारे में बताना है। और नौ संचालन के दिशा निर्देशन के लिए हमारे जो इसरो ने IRNSS का जो प्रक्षेपण किया, और जो इंडियन GPS कहना चाहिए उसको सीधा सीधा, इंडियन GPS का उपयोग कहाँ हो रहा है, अब नौ संचालन में भी किया जा रहा है और भी कई सारी चीज़ों में किया जा रहा है। मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी क्योंकि हम इसके बारे में एक बार पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसरो के जो IRNSS प्रक्षेपण प्रणाली जो उपग्रह प्रणाली है उसके बारे में हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं इसके लिए। इसका आंसर लिखते हैं कि क्या है, मानसूनी मौसम में बाढ़ का आना आम बात है। मानसूनी मौसम में बाढ़ का आना भारत की सबसे बड़ी समस्या है और इस बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है कहाँ, भारत में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, विकसित क्षेत्रों में। विकसित क्षेत्र में जैसे चेन्नई हुआ। और जो बाढ़ की संभावना है, बाढ़ का प्रकोप है, वो शहरों में अधिकतर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नदी नाले थे, जो प्राकृतिक नदी नाले थे, वो क्या हो गए हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या एंथ्रोपोजन के एक्टिविटी की वजह से जो उनके नेचुरल रास्ते थे, प्राकृतिक रास्ते थे पानी को बाहर ले जाने के, उन पे क्या हो गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जिससे ये हो रहा है कि वहाँ पर जो पानी नेचुरल तरीके से बह जाता था अब वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि शहरों में बाढ़ की संभावना आ जाती है। और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसका आंसर आप पिछले वीडियो में रेफर कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, भारत का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना? 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देश की कुल भूमि का 18वां भाग है। ये हमने डेटा बता दिया। ये डेटा आप कहाँ से ले सकते हैं, हमारा जो मैप है इंडियन गवर्नमेंट का, जो IRNSS की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। भारत में अधिकांशतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये हमें सबको पता है, जिससे अधिकांश वर्षा का पानी या तो समुद्र में बह जाता है या फिर बड़ी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अतिरिक्त जल प्रभाव भारत में सिंचाई और सभी मौसम में अंतर्देशीय निवेशक के एक स्थायी स्रोत में परिवर्तित हो जाएं। मतलब जो जितना पानी मानसून के टाइम पर हमें भारत को प्राप्त होता है, उसको अगर कहीं इकट्ठा कर लिया जाए और धीरे धीरे उसको, जो नदियाँ सूख जाती हैं खासकर शीत ऋतु के बाद, क्योंकि शीत ऋतु में जो सिंचाई होती है वो अधिकतर मानसून के बाद की जो फसलें अगर उपजानी है तो वो नदियों पर जो ग्राउंड वाटर है उससे उसकी पूर्ति की जाती है, सिंचाई की जाती है। होता ये है कि जो नदी नाले हैं वो सूख जाते हैं और नदियों की को 12 महीने प्रभावित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उनमें हमें जो पानी आता है उसको स्टोर करके रखना चाहिए और धीरे धीरे बड़े बड़े बांध बना के भी स्टोर किया जा सकता है। और भी कई सारे तरीके हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे।
और अगर नदियाँ हमेशा 12 महीने उनमें पानी रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, अंतर्देशीय नेविगेशन या नौ संचालन को उसमें ये अंतर्देशीय नौ संचालन के एक स्थायी स्रोत में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, भारत में सामान्यतः वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता बनी रहती है। ये बात बहुत सही है कि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पर वो सर आने वाले 2 से 3 घंटों के बारे में सटीक जानकारी दे पाता है। अभी भी हम पूरी तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध करा पाता है तो सीमित समय के लिए। तो भारत में सामान्यतः वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता बनी रहती है, जो देश में कहीं बाढ़ तो कहीं पर सूखे के कारण बनती है। इससे क्या होता है, जो कृषि के साथ साथ जीवन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है। मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ग्रामीण इलाके में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा कृषि कार्य किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जीवन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि सिंचाई के साथ साथ अंतर्देशीय नौ संचालन प्रणाली को बेहतर किया जा सके। और जब अंतर्देशीय नौ संचालन प्रणाली बेहतरीन हो जाएगी तो हमारे एक ट्रांसपोर्ट का जरिया हमें एक नया ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें सामने में होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है रेल और रोड के जरिए होता है, उसमें अगर नौ संचालन से किया जाए तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसलिए अंतर्देशीय नौ संचालन प्रणाली को बेहतर करना जरूरी है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, बाढ़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर क्या है, बाढ़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर इसे लोगों के विकास की धारा में मोड़ा जा सकता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाढ़ के पानी को कैसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, नदी जोड़ो परियोजना, अंतर बेसिन परियोजना के द्वारा नदियों के अतिरिक्त जल को सूखा प्रवण क्षेत्रों की नदियों में प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, जहाँ पर सूखी नदियाँ हैं उनमें ये बाढ़ के पानी को भेजा जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब ये मानसून आता है उस समय लगभग देश की सारी नदियाँ उफान पर रहती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा ही उफान पर रहती हैं। और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं और जहाँ जहाँ ये बांध बने हुए हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी मानसून आता है तो हम मानसून के पहले जहाँ पानी की सख्त ज़रूरत होती है किसानों को, और जो किसान छोटे छोटे नदी नालों पर डिपेंडेंट रहते हैं सिंचाई करने के लिए, अगर उन्हें पहले से ही जो हमारे बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं उनसे ये नदी जोड़ो परियोजना ना करके जो डैम है उनसे डायरेक्ट नहरें निकाल दी जाए और उन नहरों को डायरेक्ट छोटी छोटी नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए पहले से ही, तो इससे होगा ये कि जो बड़े बड़े बांधों से पानी बाद में छोड़ना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा क्षमता में पानी उसमें आ जाता है। और ये पूरे भारत में होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पानी गिरता है, बारिश होती है। मानसून के समय 3-4 महीने में पूरे भारत को कवर कर लेता है। और सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ होती है, जहाँ पर पानी छोड़ा जाता है बांधों से। जैसे ही बांध से पानी छोड़ा जाता है उसके निचले इलाकों में पूरी तरह से बारिश हो ना हो क्या हो जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान लो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं पर बहुत अधिक बारिश हो गई तो उससे हो सकता है कि डैम में क्षमता से ज़्यादा पानी आ जाए। उससे क्या होता है कि हमारे डैम को कोई नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ पर पानी को छोड़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो निचला इलाका होता है वहाँ पर पानी का जल भराव की समस्या देखी जाती है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो अगर ये पहले कर लिया जाए जैसे मैंने आपको बताया, अपन इसमें ऐड कर सकते हैं क्या है कि जो
सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें नदियों में प्रवाहित किया जा सकता है। इससे भी प्रभावित किया जा सकता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें डैम से जो एक्स्ट्रा वाटर है पहले ही उसको इतना खाली कर दें। हमने अभी तक जो बांध प्रबंधन का काम करता है, जो भी डिपार्टमेंट, उसको हम ये सुझाव दे सकते हैं, अपने इस आंसर में लिख सकते हैं सुझाव के रूप में, कि बांधों से नहरें इतनी ज़्यादा निकाल दो कि जो नदियाँ सूख जाती हैं मानसून के बाद सिंचाई के कारण, उनमें पानी की एक सीमित मात्रा कम से कम उसमें रहे, ताकि ये हो सकता है वहाँ पर जो बहुत बड़ा कृषक समुदाय है, क्योंकि हमें कृषक की आय भी बढ़ानी है, तो क्या कर सकते हैं वो वहाँ पे मछली पालन का भी काम भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जल की उपलब्धता रहेगी नदी में, तो वहाँ पर 3-4 काम हो सकते हैं। एक तो ये, वो अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो सूखा प्रवण क्षेत्र, एक तो पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र को मत्स्य पालन करने में सुविधा होगी, है ना। तो हम आगे देखते हैं अब क्या लिखा है कि सूखा प्रवण क्षेत्रों में नदियों को प्रभावित किया जा सकता है, जैसे केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसी प्रकार बड़े बांधों का निर्माण अतिरिक्त जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ताकि वर्षा की कमी के समय इस जल का प्रयोग सिंचाई और पीने के लिए किया जा सके। किस तरह से किया जा सके मैंने अभी आपको बताया। नदी के आकार को चौड़ा कर जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नदी के आधार को चौड़ा कर जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तथा इसके साथ ही यह अंतर्देशीय नौ संचालन के लिए महत्वपूर्ण विकल्प साबित होगा। नदी के आधार को चौड़ा कर देना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक पूरी नदी के में इसका उपयोग कर पाएँ। लेकिन अब धीरे-धीरे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीनीकरण हो रहा है। आने वाले समय में हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक काम और कर सकते हैं कि जो बांधों में जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे जो बांध में सिर्फ जल भराव ही नहीं होता है, उसमें सिल्ट का भी हो रहा है। मतलब उसमें गाद का इकट्ठा, वो गाद में पानी के साथ-साथ गाद भी आ रही है, मतलब मिट्टी भी आ रही है। तो उसको हमें निकालने के लिए भी कई सारी मशीनों की आवश्यकता है। और अगर समय-समय पर जो बड़े-बड़े बांध हैं उनमें अगर हम सिल्ट निकालते रहें, मिट्टी या गाद निकालते रहें, तो वहाँ पर जो जल भराव की संभावना है वो उसको भी हम एक प्रकार से समुचित कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा रहे। और शायद यही वजह है कि हम बांधों की ये सफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बांध का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। उसमें जितना पानी इकट्ठा पहले हो जाना चाहिए था, अब उससे कम मात्रा में होता है। इसलिए जब भी मानसून आता है, जो भी बारिश होती है, उसका पानी उससे ओवरफ्लो होने लगता है और बहुत समय तक होता है। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम कई गैलन पानी, कई हज़ारों लीटर पानी को हमें बांध से छोड़ना पड़ जाता है। नदी के आधार को चौड़ा कर जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ये तो हमने देख लिया। नदी जोड़ो परियोजना से अंतर्देशीय नौ संचालन व्यवस्था के अखिल भारतीय विकास में मदद मिलेगी। अंतर्देशीय नौ संचालन सड़क और रेल परिवहन के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, जो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार। आगे लिखते हैं कि दलदली क्षेत्र और परिव्यक्त खाने पीने के भंडारण के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन से दलदली क्षेत्र? नहरों का सुनियोजित तंत्र तैयार कर बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकता है, जो मैं आपको सुझाव में पहले बता चुका हूँ। नदियों से मलबा और वनस्पतियों को साफ कर गहरा, सीधा और आधार चौड़ा करके नदी तंत्र प्रणाली को विकसित किया जा सकता है, जो अंतर्देशीय नौ संचालन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप कुछ बुक्स लेना चाहते हो तो ये डायरेक्ट लिंक्स हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके लिंक्स को कॉपी करके आप बुक्स खरीद सकते हैं।